नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ट्रंप ने गुरुवार देर रात फार्मा समेत कई सेक्टर पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। फार्मा पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया, जिसका असर आज भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार आज दबाव में कारोबार कर रहा है। वहीं फार्मा शेयर, जिनका अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है, आज बिखर गए हैं। सेंसेक्स 412 अंक गिरकर 80,747 पर है और निफ्टी 115 अंक गिरकर 24,776 पर कारोबार कर रहा है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद भारत के 5 फार्मा शेयर तेजी से बिक रहे हैं, जिसमें अरबिंदो, ल्यूपिन, डीआरएल, सन और बायोकॉन शामिल हैं। अरबिंदो फार्मा आज 1.91% गिरकर 1,076 रुपए पर कारोबार कर रहा है। लुपिन शेयर में करीब 3% की गिरावट आई है, जो 1918 रुपए पर कारोबार कर रहा है। सन फार्मा के शेयर करीब 3% टूटकर 1580 पर कारोबार कर रहे हैं। शिप्ला के शेयर में 2% की गिरावट आई है। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस 6% गिरा है। नेटको फार्मा 5%, बायोकॉन 4% और मैनकाइंड फार्मा लगभग 3% से ज्यादा फीसदी टूटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। अगर कोई कंपनी अमेरिका में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है तो उसे इससे छूट रहेगी। ट्रंप ने यह घोषणा अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट के माध्यम से की, जिसमें उन्होंने निर्माण को ग्राउंड ब्रेकिंग या अंडर कंस्ट्रक्शन के रूप में परिभाषित किया। ये घोषणा भारतीय दवा उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भारत की जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 31,626 करोड़ रुपए मूल्य की फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया था, जबकि 2025 की पहली छमाही में यह आंकड़ा लगभग 32,505 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर केंद्रित है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जटिल जेनेरिक्स और स्पेशलिटी मेडिसिन्स पर भी नजर रखी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को वाशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तेल भंडार विकसित करने के समझौते पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान भारत को भी तेल बेच सकता है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब ट्रंप ने दवाइयों, ट्रकों और किचन कैबिनेट्स पर नए टैक्स लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, केंद्र सरकार की नाकामी और वादों की पोल खोलती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यह संकट केंद्र की अपनी बनाई समस्या है। उन्होंने कहा कि 2019 में संसद में यह वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति का अनुभव करेंगे, लेकिन 6 साल बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। खेड़ा ने कहा कि केंद्र की अल्पदृष्टि ने जम्मू और लद्दाख को भी हिंसा की आग में धकेल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार इस संकट को नकारने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो लद्दाख की जनता से तुरंत बातचीत करें और उनकी मांगों को सुने। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि लद्दाख संवेदनशील क्षेत्र है और हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद पैदा हुई खाई किसी भी व्यक्ति द्वारा भरी जा सकती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। अब्दुल्ला ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए कहा कि उनका इन प्रदर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने अब सोनम वांगचुक पर एक और बड़ी कार्रवाई की। उनकी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। FCRA यानी विदेशी चंदा नियमन अधिनियम लाइसेंस के माध्यम से ही संस्थाएं विदेशों से चंदा ले सकती हैं। CBI की शुरुआती जांच और गृह मंत्रालय के आरोप के बाद ये कार्रवाई हुई। लद्दाख में 6ठी अनुसूची और पूर्ण राज्य की मांग के लिए भड़के हिंसक प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार वांगचुक के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्रालय ने एक दिन पहले हुई हिंसा के लिए वांगचुक के कथित भड़काऊ भाषण को जिम्मेदार ठहराया था। इधर वांगचुक ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने FCRA लाइसेंस नहीं लिया क्योंकि हम विदेशी फंड पर निर्भर नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जानकारी देने के बदले उन्होंने शुल्क लिया है। लेह कस्बे में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में
4 स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को प्रशासन ने उनके शव परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिए। चारों मृतक अलग अलग गांव के रहने वाले थे। परिवार की इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार लेह में पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रशासन की मदद से लद्दाख बौद्ध संघ यानी LBA ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली। इधर बुधवार को प्रदर्शनों में शामिल होने के शक में दर्जनों लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा की आदत है अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर डालने की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेह की हिंसा को भी भाजपा ने दूसरों पर थोपने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लेह प्रशासन को सोचना चाहिए कि शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम समय पर क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस इतनी ताकतवर होती कि दंगे करवा सके तो अक्टूबर 2020 की काउंसिल चुनावों में भाजपा क्यों जीती और कांग्रेस बुरी तरह क्यों हारी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा की हमेशा की आदत रही है अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 2 दिन पहले लगभग 23 महीने की जेल यात्रा के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए। घर लौटने के बाद उन्होंने सपा के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। उन्होंने कहा कि अखिलेश मेरे लिए वही है जो मुलायम जी के लिए थे। मेरा चरित्र बिकाऊ नहीं है। हालांकि कुछ अटकलें थी कि आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा, मैं बेवकूफ जरूर हूँ लेकिन इतना नहीं, मैं पार्टी में ही रहूंगा। बता दें, अटकलें तब तेज हुई जब उनकी पत्नी पूर्व सांसद ताजीन फातिमा कथित रूप से दिल्ली में बसपा नेता मायावती से मिली थी और खबरें आई कि खान 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले बसपा के मेगा रैली में हिस्सा ले सकते हैं। बसपा ने फिलहाल इस मामले पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। इसी बीच आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो जल्द ही आजम खान से मिलेंगे। भारतीय वायुसेना का ऐतिहासिक MiG-21 आज अपनी अंतिम उड़ान भरेगा। ये देश का पहला सुपरसोनिक फाइटर और इंटरसेप्टर विमान था जिसे 1960 के दशक में शामिल किया गया था। आज चंडीगढ़ में होने वाली विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शीर्ष सैन्य अधिकारी, पूर्व अधिकारी और उनके परिवार शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर नेताओं की नई टीम तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। गुरुवार को कांग्रेस नेतृत्व ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के लिए हाल ही में नियुक्त AICC पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। ये बैठक पार्टी के चलाए संगठन सृजन अभियान का हिस्सा थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इन पर्यवेक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने उनसे अपील की कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ें और संगठन को मजबूत करें। AICC पर्यवेक्षकों के साथ बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों से कहा कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ें और हर जिले में पार्टी की मजबूत टीम खड़ी करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस को उन करोड़ों आवाजहीन लोगों से गहरा रिश्ता रखना चाहिए जिनका वो प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस कमेटियां ऐसे पवित्र स्थल बन जाएंगी जहां अन्याय झेल रहे लोगों की समस्याओं का समाधान मिलेगा। बैठक में राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, हमने ठाना है कि कांग्रेस संगठन को हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचाएंगे। वहीं महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि ये अभियान पार्टी के पुनर्निर्माण और संविधान की रक्षा के प्रतिबद्ध नेताओं की टीम बनाने की सबसे बड़ी कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र के मौके पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मेजबानी कर रहा है और जिन्होंने युवाओं की हत्या करवाई। यूनुस ने यह आरोप न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के एक कार्यक्रम में लगाया। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के ठहराव के लिए एक देश जिम्मेदार है। उनका इशारा भारत की तरफ था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत को बांग्लादेश में चल रहे छात्र जन आंदोलन पसंद नहीं है और यही वजह है कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव बढ़ा है। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में नामांकन मिला है। उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर कैटेगरी में चुना गया है। ये नामांकन उन्हें इम्तियाज अली की चर्चित फिल्म अमर सिंह चमकीला में शानदार अभिनय के लिए मिला है। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस बायोपिक को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। इसे
टीवी मूवी मिनी सीरीज कैटेगरी में भी नामांकन मिला है। इस तरह भारत की तरफ से ये फिल्म और दिलजीत दोसांझ दोनों इंटरनेशनल मंच पर चमकते दिखाई दे रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.